नमस्कार दोस्तों, टेक पी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टेफल के इस लेक्चर सीरीज़ में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन की। किस तरह से हम किसी एफ ए को आर ई में कन्वर्ट करते हैं और किसी आर ई को एफ ए में कन्वर्ट करते हैं, और उसके लिए हमने अर्डेंस थ्योरम को भी देख लिया हुआ था। उसका अलजेब्रिक मेथड जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यूनिट सेकंड के नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो पढ़ना है वो है रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ आगे आपको पढ़ना है रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। इसके बारे में हमने बात की हुई है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या होती है रेगुलर लैंग्वेज, क्या होती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑटोमेटा, तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग का मतलब सपोज आपके पास एक लैंग्वेज एल है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें जो वर्ड डब्ल्यू है वो ए और बी से मिलके बने हुए हैं, और ए स्टार्ट्स विथ डब्ल्यू स्टार्ट्स विथ ए, डब्ल्यू स्टार्ट्स विथ ए। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है, इस तरह से आपकी एक लैंग्वेज दी हुई है, तो इससे हम कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं? इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। जैसे ए से स्टार्ट करना है हमको, उसके बाद चाहे जो हो, ए बी या बी ए हो सकता है, या ए से स्टार्ट हो, इसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आगे क्या लिखना है आपको, ए बी बी, या ए के बाद बी ए कुछ भी लिख सकते हैं ना ए के बाद। लेकिन हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो स्ट्रिंग हो वो ए से स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसका अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो ए से स्टार्ट हो, उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए और चाहे जितनी बार आए। तो हम यहाँ पर क्लोजर दे देते हैं। तो ये आपका एक क्या बन गया, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का। ठीक है, तो आपने देखा था कि हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन को हम रेगुलर लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनका कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और क्या होता है, आपकी जो रेगुलर लैंग्वेज होती है उसका हम फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो NFA हो चाहे DFA हो। NFA या DFA दोनों में से कोई भी एक या दोनों हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारी कोई लैंग्वेज दी गई है, उसका NFA या DFA एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो हमारी लैंग्वेज रेगुलर है। ठीक है, ये होती है रेगुलर लैंग्वेज। नॉन रेगुलर का मतलब जिसका हम DFA या NFA ना बना पाएँ, उसको हम कहेंगे कि वो हमारी लैंग्वेज नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। अगर कोई लैंग्वेज दी हुई है, सपोज कर लीजिए एक लैंग्वेज दी हुई है L, जिसमें कि W है, W A B से मिलके बना हुआ है, A नंबर ऑफ A एंड नंबर ऑफ B आर इक्वल, नंबर ऑफ बी आर इक्वल, कुछ इस तरह से दिया है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बी, या ए बी या बी ए ना, कुछ इस तरह से नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हो। तो इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो ए टू द पावर n बी टू द पावर n ना, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, W starts with A and ends with B, W starts with A and ends with B, कुछ इस तरह से। तो हम इसका क्या करेंगे, ये आपका एक इसका एक्सप्रेशन बन गया कि इस फॉर्म में हम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है? इसका हम DFA या NFA नहीं बना पाएंगे। आगे हम देखेंगे क्यों नहीं बना पाएंगे, जब हम आगे बात करेंगे पंपिंग लीमा की और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की, तो उस वहाँ पर हम देखेंगे कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसका हम DFA या NFA डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको पता है कि DFA या NFA में क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों हम इसका ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, और उसको हम प्रूफ करके भी देखेंगे कि ये आपकी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है विद द हेल्प ऑफ पंपिंग लीमा एंड पिजन होल प्रिंसिपल, दोनों से हम प्रूफ करके भी देख लेंगे। आपको यहाँ बस इतना समझना है कि जिसका हम DFA या NFA डिज़ाइन कर लें वो आपकी लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है, और जिसका हम DFA या NFA डिज़ाइन ना कर पाएँ वो
नॉन रेगुलर है। आज हमको बात करनी है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे की क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि हम इसको कैसे बताएंगे कि ये लैंग्वेज नॉट रेगुलर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रेगुलर क्या होता है और नॉन रेगुलर क्या होता है, दोनों लैंग्वेज क्या होती हैं। अब आगे हमको पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। हमको आगे यहाँ पर बात करनी है रेगुलर लैंग्वेज की ही, नॉन रेगुलर को अभी हम यहाँ से स्टॉप कर रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ हमको पढ़ना है रेगुलर लैंग्वेज के बारे में और रेगुलर लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो आप आगे हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, इसी टॉपिक का सब टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। सबसे पहली बात तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, फिर रेगुलर लैंग्वेज तो आपको पता ही है। चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हम ये पहले देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, और ये सेट ए क्या है, सेट ऑफ बाइनरी नंबर्स ना। सपोज कर लेना है अभी आपको, एक ऐसा सेट है जिसमें कि सारी बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं। ये आपका तो एक इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। अब चलिए सपोज कर लीजिए ये आपका एक सेट बन गया ए, और ये क्या है, बाइनरी नंबर्स का सेट है। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपके पास एक नंबर n1 है जो कि बाइनरी है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरा एक नंबर n2 है, ये भी बाइनरी है और यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों बाइनरी नंबर का एडिशन करें, आपको पता है बाइनरी नंबर का जब हम एडिशन करते हैं तो हमको एक बाइनरी नंबर ही मिलता है ना। सपोज कर लीजिए आपको एक नंबर n मिल गया और वो भी बाइनरी नंबर ही है, और वो बाइनरी नंबर है तो इसका मतलब वो सेट ए में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इसका मतलब आपको पता है कि सेट ऑफ बाइनरी नंबर्स ए है, ऑल जितने बाइनरी नंबर्स होती हैं उन सभी का सेट आपने ए बना लिया हुआ है। तो अगर हमने दो बाइनरी नंबर्स का एडिशन किया तो एक जो बाइनरी नंबर मिला n, वो भी इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये नंबर भी इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये जो सेट ए है, दिस सेट ए इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन या प्लस ऑपरेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में कुछ। सेट ए इज क्लोज्ड अंडर प्लस ऑपरेशन या माइनस ऑपरेशन में भी अगर हम दो बाइनरी नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो वही बाइनरी नंबर ही होगा, है ना। तो वही बाइनरी नंबर ही आएगा और वो भी इसी सेट में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब अगर हम किन्हीं दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें और जो रिजल्टेंट एलिमेंट मिले वो भी सेम सेट से ही एग्जिस्ट करे, तो हम कहेंगे कि दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब इसको हम समझेंगे, इसी को हम क्लोज्ड या क्लोजर दोनों कर लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज का मतलब वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिनको कि रेगुलर लैंग्वेज फॉलो करती है। इसका मतलब रेगुलर लैंग्वेज फॉलो करने का मतलब वो कौन कौन से ऑपरेशन है जिनसे हम अगर रेगुलर लैंग्वेजेस को ऑपरेट करें तो जो रिजल्टेंट मिले, जो रिजल्ट मिले वो भी रेगुलर ही हो। आ रही बात समझ में, फिर से सुन लीजिए, वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं उन सभी को पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टीज में। वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिनको अगर हम ऑपरेट करें रेगुलर लैंग्वेज के साथ तो रिजल्ट भी रेगुलर लैंग्वेज ही मिले। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जो यूनियन ऑपरेशन होता है वो है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन होता है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन भी होता है, कॉन्कैटिनेशन भी होगा, क्लोजर भी होगा। क्लोजर का मतलब
क्लीन, या आप कह सकते हो स्टार, ये जो ऑपरेशन होता है ना, स्टार क्लोजर भी कहते हो इसको। चौथा आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटेशन पूरा कहते हो ना, कॉम्प्लीमेंटेशन। पांचवा आपका होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। छठवां रिवर्सल, रिवर्सल, किसी भी लैंग्वेज का रिवर्स लैंग्वेज कैसे हो, क्या होता है उसके बारे में ना। तो ये क्या है, ये कुछ ऑपरेशंस हैं, और भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे होमोमॉर्फिज्म हो गया, और भी ढेर सारे हैं। तो हमको बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करना है इन सभी के बारे में कि आपका यूनियन ऑपरेशन को अगर हम रेगुलर लैंग्वेज के थ्रू ऑपरेट कराएं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी यूनियन ही होगा। अगर हम उनका कॉन्केटिनेशन कराएं दो लैंग्वेजेस का जो कि रेगुलर है तो उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रेगुलर होगा। अगर किसी लैंग्वेज का हम क्लोजर निकाल रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्लोजर होगा। अगर हम किसी लैंग्वेज का इंटरसेक्शन कर रहे हैं या कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं तो उनका भी जो रिजल्ट मिलेगा वो रेगुलर ही होगा। अब वो कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो अगर हम यूनियन ऑपरेशन, दो लैंग्वेजेस हैं, सपोज L1 है और एक दूसरी L2 है, इसका यूनियन निकाल रहे हैं, तो सपोज कर लीजिए रिजल्ट जो मिल रहा है L मिल रहा है, एक लैंग्वेज L मिल रही है रिजल्ट। अब ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं ना। एक तो ये कि इस लैंग्वेज L के थ्रू जो एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है वो रेगुलर है कि नहीं ये चेक कर लें, या इस लैंग्वेज का हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं ये चेक कर लें। ठीक है, तो दो मेथड है, एक तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, दूसरा फाइनाइट स्टेट मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों मेथड हम अप्लाई करके देख लेंगे एक एक करके। तो पहला हम देख लेते हैं यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, तो यूनियन में लेट सपोज L1 एंड L2 आर रेगुलर, ये दोनों रेगुलर है। तो L1 जो एक्सप्रेशन जनरेट करेगी दैट इज R1, और जो L2 एक्सप्रेशन जनरेट करेगी दैट इज R2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब L1 यूनियन L2 निकालें, इसका मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है R1 इनका भी हम यूनियन निकाल रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं R1 प्लस R2। और आपको पता है कि दो एक्सप्रेशन अगर रेगुलर हैं तो उनका अगर हम यूनियन निकालते हैं तो प्लस लिखते हैं, और ये भी रेगुलर ही होता है। तो अगर हम इसका जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो रेगुलर है, इसका मतलब कोई एक लैंग्वेज ऐसी है जो कि L है वो रेगुलर है, और यही लैंग्वेज L जो है L1 यूनियन L2 की रिजल्टेंट है। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है इसलिए आपने लिख दिया, यहाँ पर लिख सकते हैं यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशंस इज रेगुलर, है ना। तो इसके थ्रू इट मीन्स ये आपका एक लैंग्वेज LR है, और LR इसका मतलब लैंग्वेज कौन सी है, रेगुलर है। ठीक है, इसी का प्रूफ हम इसके थ्रू देख लेते हैं, आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू। सपोज कर लीजिए आपने जो L1 के लिए एक ऑटोमेटा डिज़ाइन किया, आपको पता है कि L1 क्या है, रेगुलर है। इसका मतलब इसका जो आपने ऑटोमेटा डिज़ाइन किया हुआ है, सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह से है, एक कोई ऑटोमेटा है ये। ठीक है, और L2 के लिए आपने एक ऑटोमेटा डिज़ाइन किया हुआ है, सपोज कर लीजिए ये। आपको पता है दोनों के लिए हम ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रेगुलर है। अब इन दोनों का यूनियन करना है, मीन्स और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम सपोज कर लीजिए इन दोनों का यूनियन करने के लिए हम क्या करें, इन दोनों के जो इनिशियल स्टेट है इसको हम कॉमन बना दें। एक इनिशियल स्टेट यहाँ बना दिया हमने, ये हो गया कॉमन इनिशियल स्टेट, और यहाँ से यहाँ तक हम एप्सिलॉन के थ्रू और यहाँ से यहाँ तक एप्सिलॉन के थ्रू मूव कर जाएं, ऐसे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिल गया, L1 यूनियन L2 का रिजल्टेंट यही ऑटोमेटा मिला। और इस ऑटोमेटा की कोई एक लैंग्वेज भी होगी, तो इस लैंग्वेज L को, इसका मतलब अगर हम इन दोनों के यूनियन का ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इस ऑटोमेटा की जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज का ही हम ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसके थ्रू भी प्रूफ हो गया कि हमारा जो यूनियन ऑपरेशन है दैट इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये पहला हो गया आपका यूनियन ऑपरेशन। अब दूसरा हम देख लेते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन देख लेंगे हम। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? सपोज L1 एंड L2 आर रेगुलर, तो कॉन्कैटिनेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? L1 इंटू L2। यहाँ आप चाहें तो लिख लें पूरा ना। यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? L1 यूनियन L2। कॉन्कैटिनेशन को L1 इंटू L2, L1 डॉट L2, और क्लोजर को L क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ऊपर एक बार बना के। ठीक है, इंटरसेक्शन को कैसे दिखाएंगे? L1 इंटरसेक्शन L2, और रिवर्सल को हम कैसे दिखाएंगे? LR, ऊपर R लिख देंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए, पहला हो गया यूनियन ऑपरेशन हमने कर लिया। कॉन्कैटिनेशन के बारे में हम देखते हैं। कॉन्कैटिनेशन को हम कैसे प्रूव करेंगे? सेम वही प्रोसीजर। अब अगर दोनों लैंग्वेज रेगुलर है तो इसका जो रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो R1 होगा और इसका R2 होगा। तो अगर हम इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन निकालें, L1 डॉट L2 निकालें, तो क्या मिलेगा? L1 R1 डॉट L2 R2। तो हम कह सकते हैं R1 डॉट R2। इस रेगुलर एक्सप्रेशन को और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने डॉट कर लिया। और आपको पता है कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्कैटिनेशन रेगुलर होता है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये रेगुलर है। इसका मतलब ये जो लैंग्वेज होगी R1 डॉट R2 ये भी रेगुलर होगी। ठीक है, ये तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू प्रूफ हो गया। अब हम इसको ऑटोमेटा के थ्रू प्रूफ कर लें। सपोज करिए जो L1 है, L1 का जो ऑटोमेटा है वो ये है। इनिशियल स्टेट ये हो गया, ये आपका फाइनल स्टेट हो गया। दूसरे की इनिशियल स्टेट ये L2 का है, L2 का इनिशियल स्टेट ये हो गया और ये फाइनल स्टेट हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं? L1 इंटू L2 कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स पहला एक्सप्रेशन उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन, दिस वन एंड दिस वन। तो अगर हम इन दोनों का एंड करेंगे तो हम ये फाइनल स्टेट हटा दें और इसको यहाँ से अटैच कर लें। ये आपका जो रिजल्ट बन गया वो L1 डॉट L2 बन गया। अगर L1 डॉट L2 का हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो लैंग्वेज है ये रेगुलर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्कैटिनेशन के बारे में बात हो गई। कॉन्कैटिनेशन भी रेगुलर होता है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे की बात करते हैं, क्लोजर की। क्लोजर ऑपरेशन को हम देख लेते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर क्लोजर और नॉट। आपको यहाँ से पता चल गया रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन and regular languages are closed under concatenation operation. Now we have to discuss about regular languages are closed under closure operation or not. इसको प्रूफ करने के लिए सपोज कर लीजिए आपके पास एक लैंग्वेज L है। लेट्स सपोज यू हैव अ लैंग्वेज L। सपोज L इज रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो रेगुलर लैंग्वेज है तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा R होगा। ठीक है, तो R का अगर हम इस पूरे का क्लोजर निकालें तो ये तो रेगुलर है ही है। इसका मतलब जब हम लैंग्वेज का क्लोजर करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका क्लोजर मिल जाएगा और ये क्लोजर है, इसका मतलब ये हमारी लैंग्वेज जो है ये रेगुलर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम उसका क्लोजर करते हैं तो वो उसका क्लोजर भी रेगुलर ही होता है। ठीक है, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो भी रेगुलर ही होगी। ये तो हो गया आपका इसके थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। अब हम इसको प्रूफ करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू। कैसे प्रूफ करेंगे?
सपोज अब ये तो सिंपल सा है आपको फंडा, अगर कोई सी लैंग्वेज को हमें रेगुलर के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजर के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली क्या कर लेते हैं, लूप दिखा देते हैं ना। यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग हो गई, सपोज कर लीजिए ए है ना, ये क्लोजर है, कोई एक लैंग्वेज एल है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये आपका L1 है, ए से यहाँ पर आपका पहुँच गया फाइनल स्टेट पर L1। तो L1 का क्लोजर अगर हम निकालें तो L1 का क्लोजर क्या होगा, इस ए का क्लोजर बन जाएगा। तो हम इस तरह से लिख लें, ये आपका इनिशियल स्टेट हो गया, ये आपका फाइनल हो गया, यहाँ हम एप्सिलॉन से मूव कर जा रहे हैं और ए का हम क्लोजर दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, यही तो होता है ना क्लोजर। तो अगर हम क्लोजर के लिए ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो लैंग्वेज ये वाली है ये क्लोजर भी रेगुलर है, ठीक है। अगर ये रेगुलर है, इसका हम ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पा रहे हैं, तो इसका जो क्लोजर बनेगा वो ये बनेगा, और ये भी रेगुलर है क्योंकि इसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके थ्रू भी आप प्रूव कर सकते हैं और इसके थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये तीन हो गया, यूनियन, कॉन्कैटिनेशन और क्लोजर। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन की, इंटरसेक्शन की और रिवर्सल की, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले तो ये जानना ज़रूरी है, फिर इंटरसेक्शन के बारे में हम बात करेंगे और फिर रिवर्सल के, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब सपोज कर लिए आपके पास एक मशीन है, एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज L इज़ रेगुलर, आपके पास सपोज L इज़ रेगुलर लैंग्वेज, ये आपको दिया गया है। तो इसकी जो मशीन है, इक्विवेलेंट मशीन M, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F, इसका एक ऑटोमेटा ये बना हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अगर इस ऑटोमेटा का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा, इस ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा, इस ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको हम नॉन फाइनल कर दें और जो नॉन फाइनल स्टेट्स थे उनको हम फाइनल कर दें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड Q माइनस F, ठीक है। ये आपके हो गए नॉन फाइनल स्टेट्स को हमने फाइनल बना दिया। तो इसका जो L का कॉम्प्लीमेंट है, L के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इस ऑटोमेटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। और अगर इस ऑटोमेटा के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब इसकी एक ऑटोमेटा एग्जिस्ट कर रही है, और अगर ऑटोमेटा एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये लैंग्वेज भी रेगुलर है। आ रही बात समझ में। किसी भी ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटा क्या होता है, ये आगे हम एक बार फिर से आपको डिस्कस कर लेंगे। किसी भी पर्टिकुलर ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंट वो होगा जब हम किसी भी ऑटोमेटा के फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर लें और सारे नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल में कन्वर्ट कर लें, देन वी विल से दैट दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑटोमेटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज्ड है ना, जो रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। क्यों, क्योंकि इसका ऑटोमेटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, कॉम्प्लीमेंट का भी हो गया। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन थोड़ा सा इसके आगे चलना होगा। इंटरसेक्शन होता क्या है ये देखना है पहले आपको। चलिए, इंटरसेक्शन और रिवर्सल, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों थोड़ा सा बड़े टॉपिक हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में। हम कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उस क्लास में हम बात कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट की, इंटरसेक्शन की और रिवर्सल ऑपरेशन की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।